नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का सोनी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, पॉलिटी विषय में हम सर्वोच्च न्यायालय विषय पढ़ रहे थे। सर्वोच्च न्यायालय विषय हमारा अंतिम चरण में चल रहा था। आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय के जो कुछ प्रमुख कार्य और शक्तियाँ थी वो हमने पढ़े थे। जैसे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार पढ़ा अनुच्छेद 131 के अंतर्गत, उसके बाद में न्यायाधीश क्षेत्राधिकार पढ़ा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, अपीलीय क्षेत्राधिकार हमने पढ़ लिया था पिछली क्लास में अनुच्छेद 132 से 136 तक। उसके बाद में न्यायिक समीक्षा जुडिशियल जो रिव्यू का क्षेत्राधिकार था अनुच्छेद 13 के अंतर्गत, वो पढ़ लिया था। उसके बाद में रिव्यू ऑफ जजमेंट यानी निर्णय की पुनर्समीक्षा का क्षेत्राधिकार था अनुच्छेद 137 के अंतर्गत, वो हमने पढ़ा। उसके बाद में अभिलेख न्यायालय की शक्तियां पढ़ी अनुच्छेद 129 के अंतर्गत। सलाहकारी अधिकारिता पढ़ी अंत में हमने अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। अन्य शक्तियां भी देख लेते हैं हम, और क्या शक्तियां हैं इसके अलावा जो यहाँ पर उपबंधित नहीं है। इसके अलावा अन्य अनुच्छेदों में उनका वर्णन किया गया है, लेकिन वो सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के अंतर्गत ही आते हैं। अन्य शक्तियां एवं उपबंध आप बोल सकते हैं इसको, अन्य शक्तियां एवं उपबंध। इसके अंतर्गत जो पहली बात आती है वो ये आती है कि सर्वोच्च न्यायालय, या इस प्रकार से कह सकते हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों की सुनवाई करना कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। अनुच्छेद 71 के अंतर्गत, अनुच्छेद 71 में ये बात कही गई है। जब हम राष्ट्रपति पढ़ रहे थे तो ये बात आई थी, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी जो भी विवाद होते हैं उसका अंतिम रूप से निर्णय या सुनवाई करने का काम करता है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ये शक्ति अन्य शक्तियों में दर्ज होगी। इसके अलावा यूपीएससी के सदस्यों, अध्यक्ष और सदस्यों के आचरण की जांच करना, ये भी किसका कार्य है भाई? सुप्रीम कोर्ट का। राष्ट्रपति के कहने पर ये कार्य कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट ही करता है। तो यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यों के आचरण की जांच करना, ये भी काम है भारत के सर्वोच्च न्यायालय का। लेकिन ये जो काम करता है वो राष्ट्रपति के कहने पर किया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट, यहाँ ये भी ध्यान रखना है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई सिफारिश को मानना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। यानी इनको हटाने का काम, यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने का काम राष्ट्रपति करता है, लेकिन यहाँ पर सिफारिश कौन करता है भाई? सर्वोच्च न्यायालय करता है। तो ये काम राष्ट्रपति के लिए क्या है? बाध्यकारी है। ये यहाँ पर ध्यान रखेंगे। यहाँ पर ये चीज़ें आपके समझ में आनी चाहिए। यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों के कार्य के आचरण की जांच भारत का सर्वोच्च न्यायालय करेगा राष्ट्रपति के कहने पर, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई या की गई जो भी सिफारिशें, जो भी रिपोर्ट बनाई गई है इनके आचरण से संबंधित, उस रिपोर्ट को माना जाना राष्ट्रपति के लिए क्या है? बाध्यकारी है। राष्ट्रपति को ये सिफारिशें माननी ही पड़ती हैं। उसके बाद में अन्य शक्तियों में और देख लें। तीसरी बात,
तीसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक अधीक्षण का कार्य करता है। किसका काम करता है भाई? न्यायिक अधीक्षण का कार्य करता है। न्यायिक अधीक्षण का कार्य करता है तथा सभी न्यायालयों, भारत के सभी न्यायालयों की नियमावली व कार्य प्रणाली का निर्देशन करता है। क्या करता है? निर्देशन करता है। तो ये अन्य शक्तियां और उपबंध के अंतर्गत आप ध्यान रख लेंगे। 2-3 बातें हैं सर्वोच्च न्यायालय की, कोई विशेष बातें नहीं, आसानी से याद होने वाली हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों की सुनवाई भारत का सर्वोच्च न्यायालय करेगा, अनुच्छेद 71 में बात कही गई है। यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों के आचरण की जांच राष्ट्रपति के कहने पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय करेगा, और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई सिफारिश या जो रिपोर्ट होती है उसको मानना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होता है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक अधीक्षण का कार्य करता है। क्या करता है भाई? न्यायिक अधीक्षण का कार्य करता है तथा सभी न्यायालयों के नियमावली व कार्य प्रणाली का निर्देशन भी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही किया जाता है। ये कुछ प्रमुख बातें हैं अन्य शक्तियों के अंतर्गत जो आप ध्यान में रखें भाई। अब हम पीछे जो क्लास थे उसमें हमने आर्टिकल वाइज सर्वोच्च न्यायालय की कार्य प्रणाली का अध्ययन किया था। कुछ प्रमुख अनुच्छेद हैं आर्टिकल, उसको हम पढ़ेंगे, जानने का प्रयत्न करते हैं कि उनके अंतर्गत क्या कहा गया है। अनुच्छेद 137 हमने पढ़ लिया था, अनुच्छेद 138 सभी आर्टिकल हम पढ़ लेंगे, अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक। तो मेरे ख्याल से पीछे की कक्षाओं में हमने सारे आर्टिकल्स देख लिए थे। अनुच्छेद 138 आगे आता है हमारा, इसमें कहा गया है संसद सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिता में वृद्धि कर सकती है। आधिकारिता में क्या कर सकती है? वृद्धि कर सकती है। अनुच्छेद 138 में बात कही गई है कि संसद सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिता में वृद्धि कर सकती है, लेकिन कमी सर्वोच्च न्यायालय की सहमति से ही की जा सकती है। तो अनुच्छेद 138 में सीधी सी बात कही गई है कि संसद को ये शक्ति प्राप्त होगी कि वो सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिता में क्या कर सके? वृद्धि कर सके। वृद्धि कर सकती है, लेकिन अगर कमी करनी हो तो सर्वोच्च न्यायालय की सहमति से ही आधिकारिता में कमी की जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है। कमी अगर करना होगा तो सर्वोच्च न्यायालय जब सहमति देगा तभी कमी की जाएगी। यह है आपका अनुच्छेद 138। उसके बाद में अनुच्छेद 139 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 139 में तो इसमें भी संसद की शक्ति का ही उल्लेख है भाई। संसद को यह शक्ति प्राप्त है, शक्ति प्राप्त है कि वह सर्वोच्च न्यायालय को अन्य रिट जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकती है। अन्य रिट जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकती है। यानी ये शक्ति होगी किसको? संसद को। संसद को ये शक्ति है कि वह क्या कर सकती है भाई? सुप्रीम कोर्ट को, सर्वोच्च न्यायालय को कोई भी अन्य रिट जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय को आपको बताया है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत,
अनुच्छेद 32 के अंतर्गत 5 प्रकार की रिट, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हेतु 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। जारी करने की क्या है? शक्ति है। इनके अलावा भी अगर और कोई रिट जारी करनी हो तो ये शक्ति दी जा सकती है संसद के द्वारा। किसको? सर्वोच्च न्यायालय को। यही कहना चाहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 139। यानी संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह सर्वोच्च न्यायालय को अन्य कोई रिट जारी करने की शक्ति दे सकती है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 के अंतर्गत 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति पहले से ही प्राप्त है। इनके अलावा अन्य कोई रिट अगर जारी करनी हो तो ये शक्ति संसद देगी। किसको? सर्वोच्च न्यायालय को। इसके अलावा अनुच्छेद 139 में परिवर्तन कुछ जोड़ा गया भाई। भारतीय संविधान के 42वां संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अनुच्छेद 139 में अनुच्छेद 139 ए जोड़ा गया। अनुच्छेद 139 ए जोड़ा गया। इसका मतलब है मामलों के अंतरण का अधिकार। मामलों के अंतरण का अधिकार। मामलों के अंतरण का अधिकार किसका होगा भाई? सर्वोच्च न्यायालय का होगा। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 139 में परिवर्तन किया गया। 139 ए जोड़ा गया और इसका मतलब क्या रखा गया भाई? मामलों के अंतरण का अधिकार। इसके अंतर्गत क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयों में लंबित किसी विधेयक का अंतरण कर सकता है। किसी विधेयक का क्या कर सकता है? अंतरण कर सकता है। अंतरण कर सकने का मतलब है अपने पास मंगाना। अपने पास मंगाना। जांच के लिए अपने पास क्या कर सकता है भाई? मंगा सकता है। कौन? सर्वोच्च न्यायालय। यह आप ध्यान रखेंगे। मामलों के अंतरण का अधिकार किसका है? सर्वोच्च न्यायालय का है। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय यानी जो भी हाई कोर्ट है उसमें अगर कोई पेंडिंग मामले पड़े हैं तो उन पेंडिंग मामलों का क्या कर सकता है भाई? विधेयक की बजाय यहां पेंडिंग मामलों लिखे आप, अंतरण कर सकता है, अपने पास मंगा सकता है। इसके अलावा और क्या कर सकता है? एक उच्च न्यायालय में लंबित मामलों को दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण कर सकता है, भेज सकता है। कहने का मतलब भेज सकता है। यानी एक उच्च न्यायालय में अगर कोई मामला पेंडिंग चल रहा है तो उस मामले को किसी दूसरे उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में अंतरण कर सकता है, दूसरे हाई कोर्ट में भेज सकता है। कौन? सर्वोच्च न्यायालय। और अंतरण के मामलों के अंतरण के अधिकार के अंतर्गत तीसरी बात यह है कि एक ही तरह के विभिन्न वाद कई हाई कोर्ट में उच्च न्यायालय में चल रहे हों तो उन्हें
तो उन्हें एक जगह करके सुनवाई करने का अधिकार किसका है भाई? सर्वोच्च न्यायालय का है। तो अनुच्छेद 139 ए में आपको ये 2-3 बातें हैं वो ध्यान रखनी है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। अनुच्छेद 139 ए मामलों के अंतरण का अधिकार ये सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय में लंबित मामलों को अपने पास मंगा सकता है, अंतरण कर सकता है। एक उच्च न्यायालय हाईकोर्ट में लंबित मामले को दूसरे हाईकोर्ट में अंतरण कर सकता है, भेज सकता है। एक ही तरह के विभिन्न वाद अगर कई हाईकोर्ट में चल रहे होते हैं तो उनको एक जगह करके उनकी सुनवाई करने का जो अधिकार है वो भी किसके पास में है? सर्वोच्च न्यायालय के पास में है। ये था आपका अनुच्छेद 139। उसके बाद में आता है आगे अनुच्छेद 140। अनुच्छेद 140 इसमें क्या कहा गया है? तो संसद सर्वोच्च न्यायालय को अनुपूरक या अतिरिक्त शक्ति दे सकती है। अनुपूरक या अतिरिक्त शक्ति दे सकती है। अनुपूरक या अतिरिक्त शक्ति दे सकती है, लेकिन जो दी गई शक्ति है वो संविधान के विरुद्ध ना हो। संविधान के विरुद्ध ना हो। ये यहां पर ध्यान रखने की आवश्यकता है कि संसद सर्वोच्च न्यायालय को कोई अनुपूरक और अतिरिक्त शक्ति दे सकती है, लेकिन दी गई शक्ति संविधान के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। ऐसी शक्ति जो केवल संविधान के अनुरूप हो, खिलाफ अगर कोई शक्ति है तो वो यहाँ पर प्रदान नहीं की जा सकती। अनुच्छेद 140 में ये बात बताई गई है। अनुच्छेद 141 क्या कहता है? अनुच्छेद 141, तो अनुच्छेद 141 में क्या कही गई है बात भाई? कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय भारत के सभी न्यायालयों, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों को मान्य होंगे। क्या होंगे? मान्य होंगे। ये ध्यान रखना है। अनुच्छेद 140 में कहा गया है 141 में 40 में यह है अनुपूरक और अतिरिक्त शक्ति संसद दे सकती है। 41 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों में क्या होंगे भाई? मान्य होंगे। कोई भी न्यायालय इसके खिलाफ आदेश नहीं दे सकता, हो ही नहीं सकता भाई। जो निर्णय भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दे दिया, किसी अन्य न्यायालय की ऐसी कोई जहमत या हिम्मत नहीं है कि वो सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ कोई निर्णय दे सकें। यानी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर क्या होगी भाई? आबद्धकर होगी, यानी लागू होगी, मान्य होगी। ये कहा गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 141 में। उसके बाद में अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 142 में क्या कहा गया है? सर्वोच्च न्यायालय यह आदेश दे सकेगा, सर्वोच्च न्यायालय यह आदेश दे सकेगा सर्वोच्च न्यायालय यह आदेश दे सकेगा जो उसके समक्ष किसी वाद या विषय के लिए पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो।
करने के लिए क्या हो, आवश्यक हो, पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो। सर्वोच्च न्यायालय आदेश दे सकेगा कि क्या आदेश दे सकेगा, जो उसके समक्ष किसी वाद या विषय के लिए पूर्ण न्याय करने के लिए क्या हो, जरूरी हो। इसका तात्पर्य आप इस अर्थ में भी समझ सकते हैं भाई, सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति को आदेश दे सकता है, किसी व्यक्ति को, सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित होने और दस्तावेज प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं, आदेश दे सकेगा। और उनको ध्यान में रखते हुए, उन दस्तावेजों को मद्देनजर रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय फिर क्या करेगा भाई, किसी वाद या विषय में पूर्ण न्याय करेगा। ये बात कही गई है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 में। आप ध्यान रखेंगे विशेष रूप से, जैसे अयोध्या में जो मामला आया था, अयोध्या के ऊपर जो फैसला दिया गया था, रंजन गोगोई साहब भारत के चीफ जस्टिस थे, तो उस समय जो निर्णय दिया गया था वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत ही दिया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। मेरे ख्याल से कोई विशेष समस्या आपको होने वाली नहीं है, आसानी से चीजें आपको क्रमबद्ध रूप से याद होती जा रही हैं। 143 सलाहकारी अधिकारिता हमने पढ़ ली थी भाई। उसके बाद में आता है आपका अनुच्छेद 144। अनुच्छेद 144 में क्या बात कही गई है, तो अनुच्छेद 144 में जो बात कही गई है वो ये है कि भारत के सभी सिविल और न्यायिक अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय के सहयोग और निर्देशन में कार्य करेंगे। सहयोग और निर्देशन में क्या करेंगे, कार्य करेंगे। भारत के सभी सिविल और न्यायिक जो अधिकारी हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के कार्य में सहयोग करेंगे, उसके निर्देशन में ही कार्य करेंगे। इससे ऊपर होकर कोई कार्य नहीं कर सकता, ये कहना चाहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 144। और कोई विशेष बात नहीं है। अनुच्छेद 145 के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, उसको कुछ शक्तियां दी गई हैं 45 और 46 में, वो देख लें आप। तो अनुच्छेद 145 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 145 में ये कहा गया है, राष्ट्रपति की अनुमति से भारत का मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी CJI सर्वोच्च न्यायालय में कार्य संचालन के नियम बना सकता है, बनाएगा, ऐसे बोल सकते हैं। यहाँ राष्ट्रपति की क्या जरूरी है भाई, अनुमति, यानी राष्ट्रपति की अनुमति होनी चाहिए। उसके बाद में भारत का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी मुख्य न्यायाधीश हैं, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कह सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में कार्य संचालन के क्या बनाएगा, नियम बनाएगा। ये बात अनुच्छेद 145 के अंतर्गत दर्शाई गई है। इसमें यह भी कहा गया है संसद द्वारा ये जो नियम बनाए जाएं, संसद द्वारा घोषित जो विधियां हैं उसके विरुद्ध नहीं होनी चाहिए, विधियों के विरुद्ध नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। बेशक कार्य संचालन के नियम भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाए, लेकिन यह भी ध्यान रखें कि संसद के द्वारा जो विधियां घोषित की गई हैं उसके खिलाफ ये नियम नहीं होने चाहिए। अनुच्छेद 145 ये बात कहता है। और उसके बाद में अनुच्छेद 146
अनुच्छेद 146। अनुच्छेद 146 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 146 में ये बात बताई गई है भाई, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, भारत के, या यूं कह सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय हम पढ़ रहे हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को ये शक्ति प्राप्त होगी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, सीजे यानी चीफ जस्टिस को ये शक्ति प्राप्त है कि वह सुप्रीम कोर्ट के कार्मिकों, जो कर्मचारी हैं उनकी, सेवकों, जो भी अन्य कर्मचारी, कार्मिक, सेवक, उनकी भर्ती करेगा। सुप्रीम कोर्ट में जो कार्मिक हैं, कोई भी सेवक हैं, 4th ग्रेड कर्मचारी मान लीजिए आप, उनकी भर्ती कौन करेंगे? सर्वोच्च न्यायालय में भारत के मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को यह शक्ति प्राप्त है कि वह सुप्रीम कोर्ट के कार्मिकों, सेवकों की भर्ती करेगा, सेवा शर्तों का निर्धारण करेगा। क्या करेगा? सेवा शर्तों का निर्धारण करेगा, यानी सेवा शर्तें भी इनके द्वारा ही निर्धारित की जाएगी भी। यहाँ ये बात ध्यान देने की आवश्यकता है, सेवा शर्तें भी इनके द्वारा ही निर्धारित की जाएंगी, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। यहाँ एक विशेष बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय में अगर कोई सिविल कर्मचारियों की, सिविल अधिकारियों की नियुक्ति करनी हो तो यूपीएससी के परामर्श पर की जाएगी। सिविल अधिकारियों की नियुक्ति यूपीएससी के परामर्श पर, यूपीएससी के परामर्श पर की जाएगी। तो मेरे ख्याल से कोई आपको दिक्कत नहीं हुई है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश को जो शक्ति दी गई है उसके बारे में अनुच्छेद 146 में प्रावधान किया गया है। उसके बाद में अनुच्छेद 147, कोई विशेष बात नहीं है भाई यहाँ पर, लेकिन फिर भी आ गया तो यहाँ पर विधि के निर्देश की परिभाषा दी गई है। विधि के निर्देश, इसके संबंध में क्या है? परिभाषा है, इसका प्रावधान यहाँ पर किया गया। तो ये बातें आप दिमाग में रखें, एक बार पुनः रिपीट कर लें आप, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय जो टॉपिक है वो यहाँ पर आकर थोड़ा सा कठिन बन जाता है भाई, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें हमारी पढ़ी हुई होती हैं और जो चीज़ें पढ़ी हुई होती हैं वो हमें काफ़ी आसान लगती हैं, जो चीज़ हमारे सामने पहली बार आती हैं वो काफ़ी दिक्कतें उत्पन्न करती हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय की कल हम कार्य और क्षेत्राधिकार पढ़ चुके थे, कुछ अन्य शक्तियां बच गई थी। क्या थी भाई? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधी जो विवाद है उसकी सुनवाई भारत का सर्वोच्च न्यायालय ही करता है, अनुच्छेद 71 के अंतर्गत ये बात है। यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों के कार्य के आचरण की जांच राष्ट्रपति के कहने पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय करेगा, और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई जो सिफारिश है उसको मानना भारत के राष्ट्रपति के लिए क्या है भाई? बाध्यकारी है, यानी राष्ट्रपति इनकी बात को निश्चित तौर पर मानेगा, उसके अनुसार फैसला या निर्णय करेगा। तीसरी जो शक्ति है अन्य, वो ये है कि सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक अधीक्षण का कार्य करता है तथा भारत के सभी न्यायालयों की नियमावली और कार्य प्रणाली का निर्देशन भी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। कुछ प्रमुख आर्टिकल्स रह गए थे वो हम आज देख लेते हैं। अनुच्छेद 138 में क्या कहा गया है कि संसद को ये शक्ति प्राप्त होगी, क्या शक्ति प्राप्त होगी भाई? कि वह सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिकता में वृद्धि कर सकती है, उसको बढ़ा सकती है, लेकिन कमी तभी की जा सकती है जब सुप्रीम कोर्ट की सहमति इसमें हो, यानी सर्वोच्च न्यायालय की सहमति के आधार पर ही सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिकता में कमी की जा सकती है। ये बात अनुच्छेद 138 में है। 139 में क्या है भाई? संसद को ये शक्ति प्राप्त है कि वह सर्वोच्च न्यायालय को अन्य रिट जारी करने की भी शक्ति प्रदान कर सकती है, यानी सर्वोच्च न्यायालय को पहले से ही अनुच्छेद 32 के अंतर्गत 5 प्रकार की
रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। इसके अलावा, इनके अलावा अगर और कोई रिट जारी करना हो तो ऐसी शक्ति किसके द्वारा दी जाएगी? संसद के द्वारा दी जाएगी सर्वोच्च न्यायालय को। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अनुच्छेद 139 में अनुच्छेद 139 ए जोड़ा गया। मामलों के अंतरण का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया। भाई इसमें कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय अन्य न्यायालयों में, जो अन्य उच्च न्यायालय हैं, भारत के हाई कोर्ट हैं, उसमें अगर कोई मामला लंबित है तो उसका अंतरण कर सकता है, उसको अपने आप अपने पास में मंगा सकता है विचार के लिए। एक हाई कोर्ट में, एक उच्च न्यायालय में अगर कोई मामला लंबित है तो उसको दूसरे हाई कोर्ट में भेज सकता है, अंतरण कर सकता है। और एक ही तरह के विभिन्न वाद अगर कई हाई कोर्ट में चल रहे हों तो उन्हें एक जगह करके सुनवाई करने का अधिकार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। अनुच्छेद 140 में क्या बताया गया है? संसद को ये शक्ति है कि वह सर्वोच्च न्यायालय को अनुपूरक या अतिरिक्त शक्ति प्रदान कर सकती है, दे सकती है, लेकिन जो दी गई शक्ति है वो संविधान के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। 141 में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय भारत के सभी न्यायालयों को मान्य होंगे। यानी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कोई विधि है वो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों के लिए आबद्धकर रहेगी, उनके लिए लागू रहेगी, उसको मानना अनिवार्य है, जरूरी है। इसके फैसले के खिलाफ कोई भी न्यायालय निर्णय नहीं दे सकता। अनुच्छेद 142 में क्या कहा गया है? सर्वोच्च न्यायालय आदेश दे सकेगा जो उसके समक्ष किसी वाद या विषय के लिए पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो, या यूं कह सकते हैं किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित होने, दस्तावेज प्रस्तुत करने का आदेश भारत का सर्वोच्च न्यायालय दे सकेगा। अयोध्या विवाद में जो फैसला दिया गया भारत की मुख्य न्यायमूर्ति के द्वारा, उसमें भी अनुच्छेद 142 का प्रयोग किया गया था। अनुच्छेद 144 में कहा गया है कि भारत के सभी सिविल और न्यायिक अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय के सहयोग और निर्देशन में कार्य करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट बात है। 145 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की अनुमति से भारत का मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में कार्य संचालन के नियम बनाएगा, लेकिन यहाँ ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि संसद द्वारा जो घोषित विधि है, कानून है, उसके विरुद्ध ये नियम नहीं होने चाहिए। 146 में कहा गया है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को यह शक्ति प्राप्त है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के कार्मिकों, सेवकों की भर्ती कर सके, उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण कर सके। अगर सिविल अधिकारियों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय में की जानी है तो इसके लिए यूपीएससी के परामर्श की आवश्यकता होगी। भाई और कोई विशेष बातें नहीं है। परिभाषा, विधि के निर्देश के संबंध की परिभाषा अनुच्छेद 147 में बताई गई है। अब देखिए सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता। सर्वोच्च न्यायालय इसके अलावा न्यायाधीशों की, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वतंत्रता। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वतंत्रता। और कोई महत्वपूर्ण बातें हैं भाई, सर्वोच्च न्यायालय किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इतना महत्व क्यों रखता है, क्या क्या सर्वोच्च न्यायालय के पास में स्वतंत्रताएं हैं, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश जो काम करते हैं उन न्यायाधीशों के पास में क्या क्या स्वतंत्रताएं हैं। तो देखिए सबसे पहली बात यह आती है कि सर्वोच्च न्यायालय भारत का सुप्रीम कोर्ट, भारत का सर्वोच्च संघीय न्यायालय। सर्वोच्च क्या है भाई? संघीय न्यायालय। पहली बात। दूसरी बात है कि भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है अंतिम अपीलीय प्राधिकरण या न्यायालय है, अंतिम अपीलीय न्यायालय है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट क्या है भाई? संविधान का संरक्षक और सर्वोच्च व्याख्याकार। और क्या है? सर्वोच्च व्याख्याकार है। ये स्वतंत्रताएं हैं सर्वोच्च न्यायालय की। सुप्रीम कोर्ट भारत की सर्वोच्च संघीय न्यायालय है। जो सुप्रीम कोर्ट है वो भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय प्राधिकरण है। इसके अलावा संविधान का संरक्षक और सर्वोच्च व्याख्याकार है। और बात करें, यहाँ निर्धारित किया गया है कि जो न्यायाधीश हैं, अब न्यायाधीशों के पास में क्या क्या स्वतंत्रताएं हैं।
न्यायाधीश बिना भय, पक्षपात, दबाव, प्रलोभन के कार्य कर सकें। यानी यह निश्चित किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय में कार्य करने वाले न्यायाधीश बिना किसी भय, बिना किसी पक्षपात, बिना किसी दबाव, बिना किसी प्रलोभन या लालच के कार्य कर सकें। इनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दबाव न हो, ये निश्चित या निर्धारित किया गया है। उसके बाद में और क्या बात बताई गई है भाई? सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया, इसमें कॉलेजियम प्रणाली, कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? कॉलेजियम प्रणाली अपनाई गई है। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में कॉलेजियम प्रणाली अपनाई गई है। इसका मतलब यह है कि कार्यपालिका का यहाँ पर कोई हस्तक्षेप नहीं है। कार्यपालिका ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की थी, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग गठित किया था, लेकिन उसको 16 अक्टूबर 2015 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था। तो कार्यपालिका का यहाँ पर कोई हस्तक्षेप नहीं है, कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है भाई? कॉलेजियम प्रणाली अपनाई जाती है। और बात करें तो यहाँ पर कार्यकाल सुरक्षा, न्यायाधीशों को क्या मिली है? कार्यकाल की सुरक्षा मिली है। 65 वर्ष तक कार्यकाल सुरक्षा, यानी 65 वर्ष तक अपने पद पर कार्य कर सकते हैं। 65 वर्ष की आयु तक पद धारण करेंगे। यहाँ पर ध्यान रखने की बात है, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया आसान नहीं है, काफी जटिल है। हटाने की प्रक्रिया क्या है भाई? जटिल है। तो ये कार्यकाल के रूप में सुरक्षा मिली हुई है। इसके अलावा सेवा शर्तें, तो सेवा शर्तें ये है भाई, सेवानिवृत्ति के बाद में वकालत नहीं, सेवानिवृत्ति के बाद वकालत, यानी भारत के किसी भी भूभाग में वकालत नहीं कर सकता। तो ये है क्या? सेवा शर्तें। इसके अलावा न्यायाधीशों के आचरण की जांच भी नहीं की जा सकती। न्यायाधीशों के कार्य के आचरण की जांच नहीं की जा सकती। केवल ये ध्यान रखना है, जब पद विमुक्ति यानी पद से हटाने की प्रक्रिया चल रही हो तो सदन में इसको लेकर चर्चा हो सकती है। पद विमुक्ति की प्रक्रिया के दौरान क्या हो सकती है भाई? बहस की जा सकती है केवल, बाकी न्यायाधीशों के आचरण की जांच नहीं की जा सकती है। इसके अलावा वेतन भत्ते जो न्यायाधीशों को प्राप्त होते हैं, वेतन भत्ते भारत की संचित निधि से, कहां से प्राप्त होते हैं भाई? भारत की संचित निधि से। पेंशन भी फिर रिटायरमेंट होने के बाद में, सेवानिवृत्त होने के बाद में जो पेंशन मिलती है वो भी कहां से मिलती है? भारत की संचित निधि से, संचित निधि से। तो ये भी एक सुरक्षा है भाई, वेतन भत्ते और पेंशन से सुरक्षा मिली हुई है न्यायाधीशों को। इसमें यहाँ पर ये बात ध्यान रखने की आवश्यकता है, पद पर रहते हुए वेतन भत्तों में किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जा सकती, और पद पर रहते हुए शक्तियों में कमी नहीं की जा सकती। जो उनके पास में शक्तियां हैं उसमें कमी नहीं की जा सकती। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है भाई, पद पर रहते हुए वेतन भत्तों में कोई कटौती नहीं होगी। पद पर रहते हुए न्यायाधीशों की शक्तियों को कमजोर नहीं किया जा सकता, इसमें कमी नहीं लाई जा सकती। इसके अलावा न्यायिक अवमानना, अगर कोई भी सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की खिलाफत करने की कोशिश करता है तो न्यायिक अवमानना के तहत
क्या दिया जाएगा भाई, सजा दी जाएगी। और सर्वोच्च न्यायालय में जो कर्मचारी हैं उसकी जो नियुक्ति है वो भी भाई बाहर से कार्यपालिका से नहीं होती है। कर्मचारियों की नियुक्ति कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय ही करेगा। कौन करता है भाई, सुप्रीम कोर्ट ही करता है। तो ये कुछ प्रमुख बातें हैं जिसमें ये दर्शाया जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय को किस प्रकार से स्वतंत्रता मिली हुई है, किस प्रकार से स्वतंत्रता सर्वोच्च न्यायालय में काम करने वाले न्यायाधीशों को मिली हुई है। क्या है भाई, सर्वोच्च न्यायालय भारत का सर्वोच्च संघीय न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय या प्राधिकरण है। इसके अलावा भारत में फिर बड़ा कोई अंतिम प्राधिकरण नहीं है, अंतिम सुनवाई यहीं पर होती है। संविधान का संरक्षक और सर्वोच्च व्याख्याकार माना गया है। इसके अलावा निश्चित किया गया है, निर्धारित किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय में कार्य करने वाले न्यायाधीश बिना किसी भय, पक्षपात, दबाव, प्रलोभन के कार्य कर सके। उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं होना चाहिए, कार्यपालिका का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ये निर्धारित किया गया है। नियुक्ति प्रक्रिया में कॉलेजियम प्रणाली अपनाई गई है। तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि कार्यपालिका का यहाँ पर कोई हस्तक्षेप नहीं है। कार्यकाल को लेकर सुरक्षा है न्यायाधीशों की, 65 वर्ष तक अपने पद पर रहते हैं। इनकी कार्यकाल के दौरान इनको हटाने की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी जटिल है। सेवा शर्तें संसद के द्वारा निर्धारित की गई हैं और ये सेवानिवृत्ति के बाद में किसी भारत के भूभाग के अंतर्गत किसी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। और इनके आचरण की जांच भी नहीं की जा सकती। कार्यकाल के दौरान किसी भी प्रकार का इन्होंने क्या कामकाज किया है इसका जांच कहीं पर भी नहीं हो सकती। केवल पद विमुक्ति की जो प्रक्रिया होती है, पद से हटाने की जो प्रक्रिया होती है, उस दौरान बहस की जा सकती है। वेतन भत्ते पेंशन भारत की संचित निधि से मिलते हैं और पद पर रहते हुए उनके वेतन भत्तों में किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जा सकती। पद पर रहते हुए उनकी न्यायाधीशों की शक्तियों को भी कम नहीं किया जा सकता। अगर न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय के विरुद्ध हम अगर कोई कार्य करने जाते हैं तो हमारे ऊपर न्यायिक अवमानना का मामला दर्ज होता है, उसके तहत हमें दंड यानी सजा प्राप्त होती है। और कर्मचारियों की नियुक्ति भारत में जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें कर्मचारी हैं, उसकी नियुक्ति भी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही की जाती है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित हैं वो जान लेते हैं भाई। महत्वपूर्ण तथ्य, तो महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं? महत्वपूर्ण तथ्य में सबसे पहली बात आती है भाई, भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश, प्रथम मुख्य न्यायाधीश CJI लिखूंगा मैं यहाँ पर, आप समझ जाएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का प्रथम CJI कौन बने थे? पहले भी एक बार मैं बता चुका, हीरालाल जेकी सुंदराजन कानिया, जेकी सुंदराजन कानिया। भारत के प्रथम क्या बने थे भाई? मुख्य न्यायाधीश बने थे। बात करें भारत के वर्तमान CJI कौन है? वर्तमान CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के वर्तमान CJI कौन है? मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो आप बताएंगे S.A. बोबड़े, पूरा नाम लिख सकते हैं आप, शरद अरविंद बोबड़े। इनका क्रम भी ध्यान रखेंगे आप, 47वां। कौन से क्रम पे हैं? 47वें। 46वें रंजन गोगोई थे, वो भी आप ध्यान में रखें भाई। उसके बाद में आगे बात आती है भाई, प्रथम दलित CJI कौन थे भारत के? तो ये थे KG बालकृष्ण साहब, KG बालकृष्ण। ये भारत के शायद 37वें मुख्य न्यायाधीश थे, KG बालकृष्ण। बात करें सर्वाधिक कार्यकाल, सर्वाधिक समय तक CJI कौन रहे? तो ये रहे भाई YV चंद्रचूड़, YV चंद्रचूड़। लगभग 7 वर्ष, लगभग कितने वर्ष? 7 वर्ष
भारत के सीजीआई रहे थे वाईवी चंद्रचूड़। सबसे न्यूनतम अवधि यानी सबसे कम अवधि तक भारत के सीजीआई मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन रहे? कमल नारायण सिंह। मात्र 17 दिन। कितने दिन भाई? 17 दिन भारत के क्या रहे? सीजीआई रहे थे। तो ये बात भी ध्यान में रखें। इसके अलावा और बात ध्यान रखें, स्वतंत्र भारत में जन्मा प्रथम सीजीआई कौन रहा? तो ये S.H. कापड़िया। ये भारत के पहले ऐसे मुख्य न्यायाधीश रहे जिनका जन्म आज़ाद भारत में हुआ। उसके बाद में सर्वोच्च न्यायालय में जो 70वें महत्वपूर्ण मोस्ट फैक्ट है भाई, ये 70वें जो सीजीआई थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका नाम था PN भगवती। क्या नाम था? PN भगवती। प्रफुल्ल चंद्र नटवरलाल भगवती इनका पूरा नाम था, PN भगवती। इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। PN भगवती को भारत में PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी लोक हितवाद का जनक माना जाता है। 1985-86 में शायद ये भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे थे, 1985-86 में। तो PIL लोक हितवाद की क्या माने जाते हैं? जनक माने जाते हैं। कौन? PN भगवती। इनको गरीबों का मसीहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? गरीबों का मसीहा। तो PIL के जो जन्मदाता हैं, जो मुख्य न्यायाधीश PN भगवती भारत के 70वें सीजीआई थे, इनको लोक हितवाद के जनक के रूप में भी जाना जाता है। लोक हितवाद, जनहित याचिका आपने नाम सुना होगा भाई, कई बार परीक्षा में आया है। जनहित याचिका की जो अवधारणा है उसका प्रादुर्भाव किनके शासनकाल में हुआ? PN भगवती के द्वारा। गरीबों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं क्योंकि इन्होंने गरीबों को न्याय दिलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया। गरीबों जनहित याचिका के माध्यम से गरीबों और अभावग्रस्त, जानकारी के अभाव में जो नागरिक जानकारी अभावग्रस्त थे, उनके लिए इन्होंने लोकहित जो PIL है ये प्रक्रिया शुरू की। और पोस्ट कार्ड के माध्यम से भी इन्होंने कई मामले सुने। वेतन का 2/3 भाग गरीबों में दान कर दिया करते थे। कितने महान व्यक्ति रहे होंगे, गरीबों का मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। तो मुख्य रूप से बात ध्यान रखेंगे, PIL का जो जन्मदाता है, जनहित याचिका लोक हितवाद का जनक कौन है भाई? PN भगवती। इनके समय ही इसकी अवधारणा का जन्म हुआ था। एक भारत में भाई न्यायाधीश ही हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, SC के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नाम था उनका VR कृष्णन अय्यर। इन्होंने भी भाई PIL को लोकप्रिय बनाया था। PIL को क्या बनाया? लोकप्रिय बनाया, बढ़ावा दिया। गरीबों को न्याय दिलाने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। न्यायाधीश VR कृष्णन अय्यर ने। इनको सुपर जज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुपर जज की संज्ञा दी जाती है। फलियस नरीमन की बुक है गॉड सेवर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, उसमें VR कृष्णन अय्यर को सुपर जज कहा गया है। तो ये न्यायाधीश ही रहे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश VR कृष्णन अय्यर। इन्होंने PIL को लोकप्रिय बनाया, गरीबों को न्याय दिलाने में काफ़ी अग्रणी भूमिका निभाई और इनको सुपर जज की संज्ञा दी जाती है। सर्वोच्च न्यायालय में एक महत्वपूर्ण फैक्ट और देखिए भाई, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला, SC में सुप्रीम कोर्ट में प्रथम महिला सुप्रीम कोर्ट में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी भैया? तो इनका नाम था मीरा साहिब फातिमा बीवी। 1989 में ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय में
न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला रही। आगे जाकर कार्यकाल समाप्ति के पश्चात इन्होंने तमिलनाडु के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया था। तो सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश कौन रही भाई? मीरा साहिब फातिमा बीवी। अल्पसंख्यक समुदाय से थी। 1989 में भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनी और फिर बाद में तमिलनाडु की गवर्नर भी रही। तो सर्वोच्च न्यायालय में अब तक, सुप्रीम कोर्ट में अब तक कितनी महिला न्यायाधीश नियुक्त हुई है भाई? तो इसका आंसर आपका होना चाहिए 6। कितनी महिला? 6 महिला। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक इतिहास में अब तक 6 महिला न्यायाधीश नियुक्त हुई हैं। कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश के पद तक नहीं पहुंची। कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी। एक फैक्ट है मजबूत, अभी तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक इतिहास में कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। अभी तक कितनी न्यायाधीश महिला बनी है सर्वोच्च न्यायालय में? तो 6 बनी है भाई। 6 कौन कौन सी हैं? तो आप यहाँ पर ध्यान दे लेंगे। पहली तो आ गई मीरा साहिब फातिमा बीवी। उसके बाद में दूसरी कौन सी आएंगी? तो दूसरी रंजना प्रकाश। उसके बाद में तीसरी कौन होंगी? ज्ञान सुधा। और उसके बाद में चौथी है भाई आर भानुमति। ये 4, 5 और 6 जो अब आएंगी ये वर्तमान में कार्यरत हैं। आर भानुमति, इंदु मल्होत्रा और इंदिरा बनर्जी। तो ये तीनों की तीनों वर्तमान में कार्यरत हैं, यानी सर्वोच्च न्यायालय में कार्य कर रही हैं। यह आपको ध्यान में रखना होगा। वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक इतिहास में अब तक 6 महिलाएं कार्य कर चुकी हैं। किसमें? सुप्रीम कोर्ट में। कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। तो महत्वपूर्ण तथ्य हम यहाँ देख रहे थे। भारत के प्रथम सीजेआई कौन बने? हीरालाल जेकानिया बने थे। वर्तमान सीजेआई कौन है? शरद अरविंद बोबड़े हैं। 47वें प्रथम दलित सीजेआई केजी बालकृष्णन साहब बने। प्रथम सिख न्यायाधीश अगर आपसे पूछ लिया जाए मुख्य न्यायाधीश JS खेर, 44वें मुख्य न्यायाधीश थे वो। सर्वाधिक समय तक भारत में सीजेआई के पद पर काम किया YV चंद्रचूड़ ने, लगभग 7 वर्ष तक। और न्यूनतम अवधि तक भारत के जो चीफ जस्टिस रहे वो कमल नारायण सिंह रहे, 17 दिन ही मात्र। स्वतंत्र भारत में जन्मे एकमात्र जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम है SH कापड़िया। क्या नाम है भाई? SH कापड़िया। और 17वें जो मुख्य न्यायाधीश रहे PN भगवती, उनको भारत में PIL का जनक, लोक हितवाद का जनक माना जाता है, जनहित याचिका का जनक माना जाता है, गरीबों के मसीहा के तौर पर जाने जाते हैं। ज़्यादातर मामले इन्होंने पोस्ट कार्ड के माध्यम से भी, अगर कोई व्यक्ति ने इनके पास में अपनी फरियाद अपील कर दी तो उन मामलों को भी इन्होंने सुनने का काम किया। और गरीबों का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा, न्याय दिलाने में अग्रणी रहे। अभावग्रस्त जानकारी के अभाव में लोग जो न्याय से वंचित रह जाते थे, ऐसे लोगों को न्याय दिलाने में अग्रणी भूमिका निभाई इन्होंने। और सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश थे VR कृष्णन अय्यर। इन्होंने PIL को लोकप्रिय बनाया, लोकहितवाद को क्या बनाया भाई? जनहित याचिका को इन्होंने लोकप्रिय बनाया, बढ़ावा दिया। सुपर जज की संज्ञा इनको दी जाती है। और सर्वोच्च न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश मीरा साहिब फातिमा बीवी बनी 1989 में। अब तक 6 महिला न्यायाधीश काम कर चुकी हैं, जिसमें मीरा साहिब फातिमा बीवी, रंजना प्रकाश, ज्ञान सुधा और 3 वर्तमान में काम कर रही हैं, आर भानुमति, इंदु मल्होत्रा, इंदिरा बनर्जी। और कोई भी महिला सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक इतिहास में अब तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर नहीं पहुंची है। तो सर्वोच्च न्यायालय जो विषय था हमारा दोस्तों कंप्लीट होता है। किसी भी प्रकार का कोई तथ्य मेरी नज़र में रहा नहीं है।
अगली क्लास में हम भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद हमारा भारतीय संविधान का भाग 5 है, संघ से जुड़ा हुआ, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहें हमारे सोनी एजुकेशन प्लेटफॉर्म से और अपने शिक्षण को जारी रखें। धन्यवाद।